नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर से एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें विधायक जी का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां पर वो अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं, बल्कि कमरे में बंद करके डंडा मारने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पहले कि ये पूरी घटना मिर्जापुर की है, जहां पर विधायक रत्नाकर मिश्रा पहुंचे थे और वो अधिकारियों के ऊपर उस वक्त बरस पड़ते हैं जब वो देखते हैं कि जो विकास कार्य हैं उनकी रफ्तार बड़ी धीमी है। इसको लेकर के ना सिर्फ अधिकारियों पर, प्रशासनिक अमले पर वो अपनी खीस निकालते हैं, बल्कि एक ऐसा शब्द बोलते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें रत्नाकर मिश्रा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, जो अधिकारियों पर ना सिर्फ भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उनको बंद करके डंडा मारने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो आप पहले देखिए। बना हुए कि क्या हो बुकरा दिक्कत है, बिना लाख खाए यहाँ आता है पानी। प्रधानों को कहता नहीं आता, पब्लिक भी कहता आवत है। एडीएम साहब देखिए, लोग अब गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसे पूछ कर आप कहें किस चीज काम में करिए बच्चे। हमारे निजी जमीन में बना हुआ और 20 बार कनेक्शन के बाद 55 घंटे बंद करके डंडा से मारे पहुंचती है। अरे यहाँ क्या पूछे? अरे पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन क्या मतलब है? हाँ, कनेक्शन हो गया है एक एक कायदे से। 22 तारीख भरे में कुछ हमें सही मिले नहीं तो खैरियत न रहे, हम बता दे सही। हाँ, इन्हीं के मन से आए ना, हम किसके मन से आए? आपको बता दें कि विधायक जी यूं ही नहीं बरस रहे हैं और यूं ही नहीं वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे जो गुस्सा है, उसके पीछे उन तमाम लोगों की, जो वहां के निवासी हैं, जो राहगीर हैं, उनको लेकर के जो परेशानी हो, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसको लेकर के फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको बता दें हर घर जल योजना और सीवर के निर्माण कार्य के लिए जगह जगह पर खुदाई हुई है, जिससे जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब इसी समस्या को लेकर के विधायक के पास जब पहुंचते हैं लोग, तो वो आते हैं और जब ग्राउंड पर आते हैं तो देखते हैं, जिसकी वजह से वो अधिकारी को ना सिर्फ फटकार लगाते हैं, बल्कि कहते हैं कि इस तरीके के कामों की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है और जल्द से जल्द इन जो भी निर्माण कार्य है, जहां जहां जगह जगह खुदाई की गई है, इसको दुरुस्त करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही। कुछ लोग विधायक की सराहना कर रहे हैं, वही कुछ लोग विधायक के अधिकारियों के साथ इस तरीके के व्यवहार पर कहीं ना कहीं उनको भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया पर जब ये वायरल वीडियो है तो तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिले, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्रा जब पहुंचते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात, यह सवाल खड़े होता है कि आखिरकार जो विधायक है, क्या उनका लहजा सही है अधिकारियों से बात करने का। इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी तरीके से जल निगम के कार्यों को लेकर के जो बीजेपी के एक और विधायक है, उन्होंने किस तरीके से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ना सिर्फ काफिला रोक दिया था, उनसे भी कई तरीके की बातें कही थी और उन्होंने भी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। ठीक इसी तरीके के आरोप थे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पूरे मामले पर किस तरीके से इस मामले को टैकल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 दिन की टाइमलाइन जो है वो विधायक की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं इस पूरे लहजे पर, जो विधायक का लहजा था अधिकारियों के प्रति, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से या किस रूप में वो अधिकारियों से इस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली की सबसे बड़ी और सबसे चौंका देने वाली खबर है कि रायबरेली के थाना हरचंदपुर में कुछ जो है आरोपी थे, आरोपी का ये चोर थे और चोर जो है लाए गए थे, ये अगर बात करें तो उठाए गए थे कहीं और से, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, और इनको जो है एक बड़ी लापरवाही सामने आई है थाना हरचंदपुर
की पुलिस की, और इसमें सवालिया निशान रायबरेली पुलिस के ऊपर भी अब उठा है। और जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे हम अगर बात करें तो मीडिया में खबरें चल रही हैं, और इसको लेकर के पुलिस अपेक्षा में आए हुए 2 युवक फरार हुए हैं, और ये 2 युवक थाना परिसर के अंदर से फरार हुए हैं खंड। और इनसे पूछताछ जब जो है की गई, फरारियों की जो फरार हुए हैं इनकी जो है तलाश जारी है। पूछताछ में चोरी की बातें जो है इन्होंने, आरोपियों ने कबूली थी कि कई चोरियां थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो हुई थी, उसमें ये इन्वॉल्व थे, मतलब शामिल थे। और उसके बाद ये जो है देर शाम, चूंकि अब हवालात में उस तरीके से अपराधियों को नहीं बिठा सकते, तो उसको लेकर के ये बिठाए गए थे थाना परिसर क्षेत्र के अंतर्गत। चोर थे, 2 चोर थे। और जब ये देर रात अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है हथकड़ी लगी हुई थी इनके हाथों में, तो ये जिस तरीके से फरार हुए हैं, ये सवालिया निशान थाना अर्चनपुर, और अगर बात करें रायबरेली पुलिस, और कहीं ना कहीं ये पूरी रायबरेली पुलिस की किरकिरी कराता हुआ ये जो भागे हैं चोर, ये है। और कल देर शाम की ये घटना है, दोपहर की यूं कहें, देर दोपहर की ये घटना है, और देर शाम तक लेकर इसकी तलाश जारी है। तलाश अभी भी रायबरेली पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक सुबह जब इसके हमारी क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार से बात हुई, तो प्रदीप कुमार ने कहा अभी कोई पता नहीं चला है कि कहाँ गए हैं, या कोई ऐसी सूचना भी नहीं है कि ये दोनों वापस लाए गए या नहीं। लेकिन जब ये पूछा गया क्या जीडी पे ये चढ़ाए गए थे, तो जीडी पे नहीं चढ़ पाया था अखंड अभी तक, और उसके बाद थाना परिसर से ही ये दोनों फरार हुए हैं। और रायबरेली पुलिस और थाना अर्चनपुर अगर बात करें तो लगातार मॉनिटरिंग, सर्विलांस, एसओजी और तमाम जो उनके अपने तंत्र होते हैं पुलिस के, वो लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये थाना परिसर के अंदर से दोनों चोर गायब हुए। बड़ी लापरवाही है रायबरेली और थाना अर्चनपुर पुलिस की। जी, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, एक बड़ी लापरवाही है कि अगर हथकड़ी लगे हुए जो बदमाश हैं, आरोपी हैं, जिनको बड़ी मेहनत से दूसरे जिले से पकड़ करके रायबरेली के थाना अर्चनपुर लाया जाता है, और वहां पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है कि दूसरे जिले से तो लेकर के चले आए, लेकिन जब अपने थाने में लेकर के आए तो वो अपराधी और आरोपी फरार हो गए। आरोपी अपराधी जब फरार हो गए हैं, तो इस लापरवाही के चलते क्या किसी के ऊपर कोई गाज गिरी है, कोई किसी को सस्पेंड किया गया इस लापरवाही के चलते? क्योंकि अब तो ढूंढेंगे, की टीम लगाएंगे, अब दुनिया की टीम लगाएंगे, लेकिन जो अभी लापरवाही है, उस लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार है, क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है? कोई भी कार्रवाई की गई? अधिकारी देखिए, हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खबरें चल रही है, घास तो गिरने की दूर है, अभी तक आधिकारिक बयान भी पुष्टि नहीं किया गया, क्योंकि अब शायद ये चूंकि पुलिस के अंडर से कस्टडी से भागे हुए हैं लोग, पुलिस बयान क्यों जारी करेगी, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। और कोई भी मीडिया का कर्मी उस तरीके से खबरों को हाईलाइट भी नहीं करना चाहता। मेरी बात आप समझ सकते होंगे जिस तरीके से ये, और ना ही कोई आधिकारिक बयान है, लेकिन हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर एक सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, और अभी तक किसी पुलिस अधिकारी का कोई बयान, या किसी बात करें क्षेत्राधिकारी या तमाम सारे जो अधिकारी हैं रायबरेली के पुलिस के, चाहे वो अपर पुलिस अधीक्षक हो, चाहे वो एसपी रायबरेली हो, किसी का कोई पुष्टिकरण नहीं आया है। और जब सबसे बड़ी चीज ये कि जीडी पे नहीं चढ़े थे, लेकिन पूछताछ हो रही थी और चोरों ने कबूला था कि हाँ 2-4 चोरियों में वो इन्वॉल्व थे। अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं, और खोजबीन जारी है, और अभी तक कोई किसी तरीके की कोई इसमें कार्रवाई थाना परिसर, या यूं बात करें कि थाना अध्यक्ष या और तमाम जो कर्मी है, पुलिसकर्मी जिसके जो पहरे पे होते हैं, या यूं कहें जो कांस्टेबल जो टीम होती है, जो दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, अभी किसी पुलिसकर्मी के ऊपर कोई गाज गिरने की कोई खबर नहीं है फिलहाल। जी, अब बिल्कुल इस पूरे मामले को अगर जीडी पे दर्ज नहीं किया गया था, उनको दूसरी जगह से लेकर के आया गया था, तो अपने आप में ही कई बार सवाल है कि आखिरकार पूछताछ होती है, पुलिस का अपना एक काम करने का तरीका होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है कि कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करके आप लाते हैं, और वो आपके थाना परिसर से अगर इस तरीके से रफू चक्कर हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, तो सवाल खड़े होंगे। और इतने बड़े मामले में अगर अभी तक सबने चुप्पी साध रखी है, बड़े अधिकारी ने चुप्पी साध रखी है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस मामले में क्यों अभी तक किसी बड़े अधिकारी का बयान नहीं आया है। अगर ऐसी घटना घटित हुई है, तो आखिरकार ऐसी बड़ी लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर बनती।
और मीडिया में बयान भी जारी करना चाहिए था, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। पहले आप एक अपराधी आरोपी को पकड़ के लाते हैं, गिरफ्तार करने के लिए मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करके पकड़ के उसको लाते हैं तो थाना परिसर से वो आरोपी फरार हो जाता है, वो भी हथकड़ी लगा हुआ, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि थाना परिसर से कैसे कोई आरोपी अभियुक्त फरार हो सकता है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, किसकी लापरवाही थी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? अगर अभी तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिला है तो आखिरकार सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार रायबरेली पुलिस के हरचंदपुर थाना परिसर के जो तमाम कर्मचारी हैं आखिरकार इस तरीके से बेपरवाह लापरवाह क्यों बने हैं कि एक आरोपी जिसको बड़ी मेहनत से गिरफ्तार करके लाया गया था वो अब आपकी गिरफ्त से फरार और बाहर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। इंद्रवीर, अगर जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, और इस बड़े मसले में, बड़े मामले में अगर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार किन लोगों को बचाया जा रहा है और आखिरकार इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी। शुक्रिया। अवनीश के पास चलते हैं कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से? अखंड लगातार जो कानपुर से जुड़ी हुई खबर है, किडनी कांड को लेकर के नए नए रोज अपडेट आ रहे हैं, और उसी अपडेट में ये बात सामने खुल करके आई है कि जो किडनी का ये जो एक सिंडिकेट चल रहा था किडनी कांड का, वो सिर्फ किडनी को लेकर के नहीं था, कई और जो है जरूरी अंग जो शरीर के होते हैं जो बदले जा सकते हैं उनको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं इसका जो है जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। आपको बता दें कि ये जो पूरा सिंडिकेट था वो टेलीग्राम का जो ऐप है उसके माध्यम से चलाया जा रहा था, जिसमें से कई सारे ग्रुप बने हुए थे, जिसमें अलग अलग सदस्य जो थे जो उसमें जुड़े हुए थे, और उनको जोड़ करके इस तरीके का काम किया जा रहा था, जिसमें से जो भी बात सामने निकल के आई है उसमें 3 ग्रुपों में से एक लीवर पार्ट का जो डोनर का जो ग्रुप था उसमें 700 लोग जो जुड़े हुए थे, किडनी एजेंट जो दूसरा ग्रुप था उसमें 514 लोग थे, और किडनी ट्रांसप्लांट का जो ग्रुप था उसमें 1857 लोगों का एक ग्रुप था। और इसी ग्रुप के माध्यम से जो है लोगों को चिन्हित करके जो है और उसके बाद जो है लोगों को इस तरीके के जो है गिरोह में जो है शामिल किया जाता था। आपको बता दें कि जो लोग इनमें पकड़े गए हैं, जो लोग शामिल हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग पता चल रहे हैं जो 8वीं पास भी नहीं है, लगभग 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो 8वीं पास भी नहीं है। तो और उस वक्त जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था तो ये भी बात सामने निकल के आई थी। हालांकि अपने दर्शकों को हम लोगों ने बताया था कि जो ट्रांसप्लांट कर रहा था वो भी कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ जो है ओटी का जो असिस्टेंट होता, मैनेजर होता है वो था। तो कहीं ना कहीं लोग फर्जी वाला जो था लगातार खुल रहा है, नए नए परतें फर्जी वाला की खुल रही है और नए नए बातें जो है कहीं ना कहीं सामने खुल करके सामने आ रही है। सबसे बड़ी अवनीश बात यह है कि देखिए गांव देहात में तो हमने देखा है कि झोला छाप डॉक्टरों की भरमार होती है, बहुत बड़ी तादाद में ये अपनी दुकानें चला रहे होते हैं, लोगों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, मीठी मीठी गोलियां खिला रहे होते हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ से सटे हुए कानपुर में, जो कि औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, वहां पर अगर इस तरीके से 8वीं पास लोग किडनी जैसी बीमारी का इलाज करते हुए, ट्रांसप्लांट करते हुए अगर पाए जाते हैं तो अपने आप में बड़ी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार स्वास्थ्य महकमा कर क्या रहा है कि 8वीं जो पास है, जिनको 12वीं तक, जिन्होंने 10th नहीं पास किया, 12th नहीं पास किया, वो इतनी बड़ी बीमारियों की बात कहें, किडनी ट्रांसप्लांट कराने में उनका बड़ा अहम योगदान और बड़ा रोल है। क्या इनको एक अलग से क्या कोई सर्टिफिकेट दिलवाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को इनको बुलाना चाहिए कि 8वीं पास बच्चे, 8वीं पास कहें, फेल बच्चे कहें, क्या कहें, भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आखिरकार इस तरीके से 8वीं जिसने पास कर रखी हो वो अगर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे एक बड़े रैकेट का सरगना माना जा रहा हो या बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जा रहा हो, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं, गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सबने देखा तो है कि बुखार की दवाई दे दी जाती है, पेट दर्द की दवाई दे दी जाती है मेडिकल स्टोर पे, अब किडनी ट्रांसप्लांट भी 8वीं पास करेंगे तो आखिरकार वो भी कानपुर जैसी औद्योगिक नगरी में, तो सवाल खड़े होंगे कि स्वास्थ्य महकमा आखिरकार करता क्या है, वहां पर जो बैठे हुए जो सीएमओ है वो करते क्या है, क्या कोई चेकिंग अभियान चलाया जाता है, केवल और केवल अपने में मस्त है? बिल्कुल, देखिए अगर इसके जो विपक्ष भी जो है लगातार अखिलेश यादव जो है यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम आए हुए, तो उन्होंने साथियों को जो है मीडिया से वार्तालाप करते हुए साथियों को बताया था कि कानून कोचिंग के बाद कितने भाई जैसे जो है लोग जो है निकल के सामने आ रहे, तो उनको सरकार के ऊपर विपक्ष भी लगातार जो है सवाल उठा रहा है। और ये बड़ी चीज है कि सरकार को भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के जो लोग हैं जो लगातार सरकार के सभी को भ्रमण कर रहे हैं, तो इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे सरकार की सभी भ्रमण हो रही है। क्योंकि जो कानपुर के सीएमओ है, अन्य कहीं भी सीएमओ है, अन्य महकमा है जो इस तरीके से लापरवाही कर रहा है, सरकार उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देगी तो आने वाला जो समय है हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि यह कितने कांड जो है, कितने जिसमें लगातार जो है नई परतें खुलने
क्योंकि पैसों को लेकर के जो छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, आपको बता दें, जैसे मैंने पहले बताया था, हॉस्पिटल में जो नर्स है, नर्सिंग का स्टाफ है, वो लगातार जो है अब हॉस्पिटलों में खोलने का निर्माण करा गया है। 2 साल नौकरी करता है और एक छोटी सी जगह पे पूरा हॉस्पिटल खोल लेता है। और पैसों का लालच इस तरीके का होता है कि आपको पता है कि दवाइयों की जो खरीद होती है उसके बाद लगभग उसमें कई गुना ज्यादा उसका रेट में आता है। जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें 2,000 5,000 की अगर पैसे की लागत लगती है तो उसमें 50,000 25,000 तक का रुपए लिए जाते हैं। और भारत के लोग देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो बीमार है, लगातार घर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जो है बीमार है और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसी का अगर देखा जाए कहीं ना कहीं फायदा जो है इस तरीके से घोड़ा साथ डॉक्टर बताते हैं। छोटी सी बीमारी को आप बता दें कि उनकी शक्लों जो जांच नहीं होती है उनमें भी होती है, वहां पर भी जो है जो अंदर की जो जांचें होती है उनमें बदलाव कर दिया जाता है। तो चाहे प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार आपका लीवर बढ़ा कर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो टफ व्यक्ति है उसको भी जो है जांचें मिलने होता है और जांचें मिलने के बाद में उसको इस तरीके का जो संज्ञान होता है कि अगर इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जल्दी जो है आपकी मौत हो जाएगी। तो आप इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उससे जो है आपको नुकसान होगा। तो लोग क्योंकि आजकल डरते हैं और डरने के साथ साथ जो लोग अंदर भय उसका फायदा इस तरीके के जो घोड़ा साहब लोग हैं या ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, जो मानवता को खो चुके हैं, वो सभी इस तरीके की चीजों का फायदा उठाते हैं और ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है अवनीश की हर आदमी बस फायदे के लिए काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों को अंदर मानवता खत्म हो चुकी है और केवल सबसे बड़ा चीज जो रह गया है वो है केवल फायदा। अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचिए प्रीति आहूजा जैसे लोग अगर आईएमए में पदाधिकारी हैं और इस तरीके के कामों में वो लिप्त हैं तो इस सिंडिकेट के 15 चेहरों में शामिल हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठन में पदाधिकारी लोग इस तरीके की गैर गतिविधियों में जो कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियां हैं और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और केवल अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए काम किए जाते हैं, कई सवाल गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा लगने लगा है कि कभी डॉक्टर आतंकवादियों के मामले में सामने आ रहे हैं, कभी कभी ऐसे मामलों में आ रहे हैं सामने जहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आखिरकार जिसको भगवान का रूप माना जाता है, जिस डॉक्टर को, वो आखिरकार लोगों की जिंदगियों को खत्म करने के लिए और अपराध के मामलों में अब कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इनकी डिग्री पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आदमी 5 इलाज कर रहे हैं, कहीं पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी इस तरीके के अवैध गतिविधियों में शामिल हो जा रहे हैं और कोई आतंकवादी बनते हुए दिखाई दे रहा है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल इस सफेद पोश और मानवता के ये सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी निभाई जाती है उसमें इस तरीके के अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पेशे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि आखिरकार मानवता को तार-तार करने वाले ये कैसे डॉक्टर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर बनाए रखिएगा अवनीश, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज कुलदीप के पास चलते, कुलदीप अमेठी से हमारे साथ बने हुए। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है अमेठी से आज की? जी अखंड जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है, इसी के तहत देखा जा रहा है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ जाती है, जैसे कि अभिभावकों के ऊपर स्कूल प्रबंधन द्वारा आर्थिक बोझ डाला जाता है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो विभिन्न मदों में, चाहे वो बैग में, चाहे वो जूता मोजा में हो, चाहे यूनिफॉर्म में हो, चाहे पुस्तक में, किसी न किसी बहाने जो है अभिभावकों के ऊपर ऐसा बोझ डाल देते हैं कि उनसे जो है मनमानी तरीके से धन की वसूली करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कुलदीप, ये जो दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, इन तमाम अभिभावकों के साथ है जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए किसी अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे का भविष्य संवरे, इसके लिए वो किसी बढ़िया स्कूल की तलाश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि साल दर साल लगातार जो ये प्राइवेट स्कूल है, फीस को लेकर के मनमाने तरीके से, जिस तरीके से फीसों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, स्कूल की ड्रेस की बात की जाए, वहां की कॉपी किताब की बात की जाए, जिस तरीके से मनमाने तरीके से किसी एक दुकान को ही दे दिया जाता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ही बेचना है और मन मौजी तरीके से, मन के मुताबिक उन लोगों से
लोग ना सिर्फ वसूली की जा रही है पढ़ाई के नाम पर, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल ड्रेस के नाम पर, छोटे छोटे बच्चों की किताबों के नाम पर जिस तरीके से वसूली की जा रही है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो राजधानी के एक एडवोकेट है प्रिंस नलिन, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। और कहीं ना कहीं इसके बाद जो इस तरीके की चीजें देखने को सामने आई है कि किस तरीके से अभिभावकों के ऊपर इस तरीके की तमाम जो बोझिल या बोझ डालने वाली जो हरकतें हैं वो स्कूल के प्रशासन के द्वारा की जाती है। फिलहाल इस तरीके की चीजें आ रही है। कुलदीप, वहां पर किसी ने क्या कोई कार्रवाई की है? क्या जिलाधिकारी के पास कोई पेरेंट्स पहुंचे थे, कोई अभिभावक पहुंचे थे, उन्होंने इसको लेकर कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई की? जिला विद्यालय निरीक्षक भी इस जो है को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें एनसीईआरटी के अधिकृत किताबें ही अनिवार्य कर दी गई है और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई प्राइवेट स्कूल उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता तक रद्द करने की चेतावनी भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं कि प्राइवेट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अभिभावकों के ऊपर अत्यधिक बोझ डालने का कार्य कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि एनसीईआरटी की द्वारा अप्रूव किताबें ही जो कि सस्ती होती हैं वो ही विद्यालय में चलाई जाएंगी। अपने द्वारा कोई भी किताब विद्यालय संस्थान नहीं चला सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को प्रायः मिल रहा है कि विद्यालय संस्थान अपनी ही किताबें कुछ परिवर्तन करके अपनी किताबें लगा देते हैं और उसमें यूनिफॉर्म भी जो है जोड़ देते हैं, थोड़ा परिवर्तन करके अवैध वसूली एक तरह से कही जाए अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। अब ये आर्थिक बोझ तो बहुत बड़ी बात है, लगातार अभिभावक इसको लेकर के शिकायत भी करते हैं कि यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार उसको लेकर कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन भी लाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार होता क्या है? इस तरीके की शिकायतों में क्या कोई कमी आती है? लगातार एक के बाद एक मनमाने तरीके से स्कूल की फीस बढ़ा दी जाती है, उसी तरीके का मनमाना रवैया भी अपनाया जाता है, वो किताबें दे दी जाती हैं जो अगले साल आप फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आखिरकार लगाम लगती कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो यही है, दिक्कतें हैं कि आखिरकार लोग एक से बढ़कर एक, ना तो आरटीई के तहत बच्चों को, जो गरीब बच्चे उनको एडमिशन देने में स्कूल आगे आते हैं, ना ही स्कूल फीस को लेकर के कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं, ना ही किताबों को लेकर के उठाते हैं। केवल और केवल जो भी रेजोल्यूशन या रेगुलेशन बनते हैं वो केवल और केवल लगता है केवल आदेश आते हैं, लेकिन बच्चों के माँ बाप हैं वो परेशान होकर के रह जाते हैं। फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब स्कूल माँ बाप के रीच से ही आउट होते चले जा रहे हैं। तो लगातार इसको लेकर के सरकार जरूर कोई ना कोई रेजोल्यूशन या रेगुलेशन लाती है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता ग्राउंड लेवल पे। साफ तौर पर मनमानी देखी जाती है। बहुत से पेरेंट्स जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या फिर उनके डायरेक्टर्स हैं, वो कह देते हैं कि अगर आपको नहीं लगता है तो अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करा दीजिए। तो आखिरकार ये मनमानी या मनमाना रवैया लगातार जो जारी है, इसको लेकर के कड़क अभियान डीआईओ की तरफ से चलाया जाता है, लेकिन होता क्या है? रिजल्ट कुछ आता है? जी अखंड जी, रिजल्ट देखने को शून्य मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो भी जो है अभियान चलाए जाते हैं उसमें जो है बिल्कुल जो है स्कूल थोड़े दिन, 1-2 दिन 4 दिन के लिए उस जो है दिखावा के रूप में उन नियमों का पालन करते हैं और पुनः वो अपने रवैये पर भी उतारू हो जाते हैं। तो आखिरकार ऐसे रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है कुलदीप जी। अगर मनमाना रवैया अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल चला रहा है और ये रिजोल्यूशन, रेगुलेशन और तमाम जो कड़क अंदाज होता है अधिकारियों को देखने को मिलता है, ये कड़क अंदाज का क्या फायदा है जब चीजें मानते ही नहीं है स्कूल वाले? चाहे बार बार शिकायतें होती हैं, लोग अपनी परेशानी बताते हैं, अगर उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता और धड़ल्ले से अपनी बात मनवाने में लगे हुए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी आप लगे रहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है आपको। तो हमारे ख्याल से सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अब फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार जरूर रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेशन, लेकिन उस रेगुलेशन का कितना असर सामने दिखाई देता है? बिल्कुल धरातल पर तो जीरो ही है, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा है तमाम ऐसी खबरें आती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। स्कूल अपने मनमाने तरीके से जो चीजें करते हैं वो करते चले आते हैं, लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो पड़ता है। स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी। अभी जानकारी है कि 25% एक स्कूल ने फीस बढ़ा दी। अब मनमाने तरीके से 25% की फीस की वृद्धि कर दी। सैलरी इतनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी भगवान जाने, लेकिन अगर उसकी फीस 25% एकाएक बढ़ गई तो उन पेरेंट्स पर क्या होगा? जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा वो कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका
कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। अगर हो सकेगा तो डीआईओ से पूछेगा कि आखिरकार आप कड़क अंदाज आपका देखने को मिलता है, कार्रवाई की आप बात करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई है कहाँ? किसी कार्रवाई कहीं हुई है किसी स्कूल के ऊपर कहीं पर हुई है जिसको ये बता सके हम भी कि आपने कहीं कोई कार्रवाई किया, या फिर केवल और केवल ये भी बात कह करके अपने आप ने खाना पूर्ति कर दी कि हम कार्रवाई करेंगे और कड़क अंदाज हम दिखा दिया है। फिलहाल जो भी होगा इसको लेकर के डीआईओ से जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से बिन मौसम बारिश हुई है और इस बिन मौसम बारिश ने कई इलाकों का हाल बेहाल कर दिया, कई जगहों पर लगातार बारिश ने परेशान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है उन किसानों के लिए ये जो बरसात है वो कहर बन के बरपी है। और हरदोई में एक किसान तो रोता बिलखता हुआ नजर आया जब उसने अपने खेत को देखा जहां पर बर्फ की ओलों की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि जो भी फसल का जो आर्थिक जो उनका फसल का जो नुकसान हुआ है उसका सरना से सर्वे करें और जल्द से जल्द जो किसान है उनको उस मुआवजे को उनको उनके खाते में देने का काम करें। लेकिन सवाल यही है कि बिन मौसम बारिश से लगातार हर जगह जगह बारिश हुई जिसने कहीं ना कहीं किसानों को बहुत परेशान किया है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा किसान है, हमारा अन्नदाता है, इसकी वजह से काफी हद तक बहुत हद तक परेशान हुआ है। जिनकी फसलें कटने को थी या जिनकी फसल कट के खेत में पड़ी हुई थी उनकी फसल खराब होने के बहुत बड़े चांसेस है। इसीलिए लगातार किसानों की इस तरीके की जो तस्वीरें हैं रोते हुए, मायूस होते हुए, परेशान होते हुए वो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है कि बिन मौसम बारिश ने इन किसानों के कलेजे पर कहीं ना कहीं खंजर चलाने का ही काम किया है। एक और खबर आपको बता देते हैं प्रयागराज से है जहां पर अतीक अहमद के भाई और माफिया के अशरफ के एक करीबी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा क्या उसकी हत्या कर दी गई। कल ये घटना घटित हुई है जिसमें दूसरे अतीक गैंग के ही एक आरोपी के ऊपर इस परिवार ने आरोप लगाया कि उसने उनकी हत्या की। शाम के करीब ये पूरा मामला है जब 4 नकाबपोश बदमाश वहां पर पहुंचे और सीने से सटाकर गोली मार दी, हवाई फायरिंग करते हुए उसे भाग गए, जिसमें उस प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। आपको बता दें दोनों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है किसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये पूरा का पूरा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो दूसरा भी आरोपी है दुर्रानी वो भी अतीक गैंग का ही था और जो ये अशरफ का ये जो माफिया अशरफ था उसका ये कभी ड्राइवर था जिसकी हत्या हुई है। 12 साल पहले वो अशरफ का ड्राइवर भी हुआ करता था और प्रॉपर्टी के विवाद के चलते इस तरीके की जानकारी है कि प्रॉपर्टी के ही किसी विवाद के चलते रंजिश थी जिसके चलते कल उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में एक बार फिर से इस खूनी खेल में, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है एक माफिया के पूर्व सहयोगी की, प्रॉपर्टी डीलर की, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार क्या कोई गैंग फिर से प्रयागराज में एक्टिव है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।